अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ावाला में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हुकूक़ की अमीन है। जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़े पर तबसरा करते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि जड़ावाला का जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक है। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसे जराइम के जो मुर्तकिब अफराद हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में भी लाया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो सच आधा झूठ या फिर जो गलत मालूमात हैं उस हवाले से इनके दरमियान जो फ़र्क है उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाहौर में मसीह बरादरी के कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान गमज़दा है जिस तरह का अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है, और ये सिर्फ मसीही बरादरी के लिए नहीं है, ये ज़ख्म पाकिस्तान को लगा है और ये इस्लाम को लगा है। इस वाक़े के बाद हम सब लोग शर्मिंदा हैं और आज हम यहाँ लाहौर के इस चर्च में अपने मसीही कायदीन के पास आए हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए। इस हवाले से आगे चलकर मजीद बात भी करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। साफ जवाब, आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। निगरान हुकूमत मैदान अमल में हल्फ उठा लिया। एक और नन्ही कली जालिमों के जुल्म का शिकार। और वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तानी। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में आम इंतखाबात से मुताल्लिक। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस तमाम मामले को लेकर, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि जो आम इंतखाबात हैं वो कब तक होंगे। इलेक्शन बर वक्त करवाने का जो जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इलेक्शन बर वक्त कराने का जिम्मेदार है और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इस ज़रूरी अमल को अंजाम तक पहुँचाना है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तो कोई जवाब नहीं दिया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस बात पर एक तवील मीटिंग भी हुई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान आम इंतखाबात वक्त पर करवाने पर बातचीत की गई है। एक दिन पहले आम इंतखाबात 90 रोज में कराने और नई मरदमशुमारी के इजरा की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी दायर की गई। निगरान वफाकी काबीना की हल्फबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। इस तकरीब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। काबीना में वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी होंगे, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अनवर अली हैदर शामिल हैं। सिंध में निगरान वज़ीर आला का अमल मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है, जबकि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला है वो अभी भी डेडलॉक का शिकार है। वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी अभी भी कायम नहीं हो सकी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक, और अभी भी उनकी वापसी के मुताल्लिक इब्हाम बाकी है। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे शायद ये तो खुद मियां नवाज शरीफ को ही पता होगा, अलबत्ता जो मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं वो हम देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ये कहना है कि नवाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, और बाज़ हल्कों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 16 सितंबर की तारीख है जिसके बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एक और दावा सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ को एक्सटेंशन ना देना थी। चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत कल होना थी, ताहम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी अदम मौजूदगी के बायस समाअत नहीं हो सकी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार अम्मार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अम्मार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगरान हुकूमत तो आ गई है, लेकिन बात कब होंगे ये तो किसी को भी नहीं अभी पता। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। दूसरी तरफ जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है जिसका मौजू भी हम देख रहे हैं कि इंतखाबात ही था। ये सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात तो ये है कि एक मरहला, एक जमहूरी मरहला तय हो गया है
वज़ीर आज़म पाकिस्तान नॉमिनेट हो गए थे हुकूमत और अपोजिशन के ताउन से। शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज के मुज़ाकरात के बाद वो वज़ीर आज़म बन गए। उनकी काबीना नहीं आ रही थी, 3 दिन गुजर गए, 3 दिन ये मुल्क ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बाद उनकी काबीना आई और उस काबीना ने में जो नाम आए हैं बहुत अच्छे नाम आए हैं। बुनियादी तौर पर ये टेक्नोक्रेट्स हैं, काबिल कदर लोग हैं, शफाफ बैकग्राउंड वाले हैं, कोई इनका ऐसा ख़ास बैगेज नहीं है, पॉलिटिकल लोग नहीं हैं और इंटरनेशनल इदारों में किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली तो खुशखबरी की बात ये होनी चाहिए कि एक काबीना आ गई है। अब उसके बाद दूसरा सवाल आपका ये है कि इस काबीना के ज़रिए, इस हुकूमत के ज़रिए इलेक्शन कब तक होंगे। इलेक्शन की डेट के हवाले से सोसाइटी में, समाज में बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही हैं। तकनीकी तौर पर तो जब हुकूमत डिज़ोल्व हो जाती है उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो क्लॉक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करने लग गई हैं। अब इस दौरान में अगर कोई डिले होता है, जो कि एक डिले मुतवक्के है, और वो डिले कैसे मुतवक्के है, वो इसलिए कि जनाब आपको लग रहा है कि मरदमशुमारी के वाला जो नई मरदमशुमारी वाला किस्सा शहबाज शरीफ ने छेड़ दिया, राना सनाउल्लाह ने छेड़ दिया और फिर उसके बाद कहा कि नई हदबंदियों के तहत इलेक्शन होंगे, तो वो सूरत हाल एक ज़रा डिफरेंट सी लग रही है। उस सूरत में 2 महीने तक इलेक्शन डिले हो सकते हैं। यानी अगर ये दिसंबर में नहीं होते तो इलेक्शन जो है फिर तवक्को की जा सकती है कि ये फरवरी और मार्च में होंगे। इससे ज़्यादा डिले नहीं होने चाहिए। इस हुकूमत का काम उससे ज़्यादा का नहीं है। इस हुकूमत का बुनियादी मैंडेट ये है कि एक इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के दरमियान जो वक्फा है उस दौरान में आपने कोशिश ये करनी है कि हुकूमत के अफ़ाल, हुकूमत के औकात कार, सारी चीज़ें दुरुस्त तरीके से मैनेज होती रहें, कोई क्राइसिस ना हो। लेकिन एक मुल्क जो है ही क्राइसिस में, फाइनेंशियल तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, उसमें इस निगरान काबीना का रोल बहुत अहम है। लेकिन इनका रोल जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म रोल है। हम बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस काबीना के लोगों की, लेकिन अगर इसी काबीना को आप सोचें कि ये 2 साल चलते रहें तो इसके ऊपर ही बड़ी सख्त तनकीद होगी। मुझे वैसे कोई ज़्यादा खदशा नहीं है कि ठीक है, जो केयरटेकर सेटअप है होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, नून लीग के अंदर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, और अब सितंबर में नवाज शरीफ की वतन वापसी की बातें की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि वापसी के मामले पर तो नवाज शरीफ को गारंटी मिल चुकी है, तो हमारे साहब गारंटी कौन दे रहा है? अच्छा, नवाज शरीफ का आना नून लीग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नून लीग अपनी सारी कश्तियाँ जला चुकी है। वो ये कह चुके हैं कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को बर्बाद कर लिया है। जब कोई सियासी जमात इस बात का इकरार करे कि हमने अपनी सियासत को बर्बाद कर लिया है तो इसका मतलब है कि उसके पास अब नारा लगाने के लिए, उसके पास अपना बयानियाँ बनाने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रही। नून लीग के साथ भी यही मसाइल हैं। उन लोगों ने ये कहा कि एक तसव्वुर था लोगों के जहन में कि नून लीग आएगी तो चीज़ों की कीमतें कम होंगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चलेंगे, लेकिन शहबाज हुकूमत ने जो सारा बयानिया था उसको गारत कर दिया और उसमें कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी, लोगों की चीखें निकल गई। ये सब कुछ तस्लीम करना चाहिए। अभी नून लीग के पास एक तुर्ब का पत्ता है और वो नवाज शरीफ की वापसी है। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, पंजाब में ख़ास तौर पर उनकी बात के कहे की बहुत अहमियत है। वो जब काबीन आएंगे और लोगों से अपील करेंगे, लोगों को यकीन दिलाएंगे कि अगर हमें 5 साल मिल गए तो फिर हम आपके लिए बेहतरी करेंगे, तो उनकी बात में वज़न भी होगा और उनकी दलील में जो है काबिल कदर भी होगी और लोग उसको गौर से सुनेंगे। उनके हवाले से जब हम ये सोचते हैं वो क्यों नहीं आ रहे, देखिए अब सेहत का मसला तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अभी अरब ममालिक गए थे और माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद है, वो तो सेहत का मसला नहीं है। वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का गुमान ये है कि वो चीफ़ जस्टिस बंदयाल ग्रुप का जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो जाएंगे तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। जो उनके ऊपर केसेस थे वो गलत थे,
और वो केसेस ख़त्म होने चाहिए। अगर इस चीफ अदालती निज़ाम में नहीं ख़त्म हो सकते तो मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए, और नेक्स्ट जब चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर उनके सामने अमर साहब केसेस की आपने बात की, साइफर का मुकदमा तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज हो चुका है, अब उनसे इस मामले पर भी तहकीकात हो रही हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो साइफर है वो भी चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, साइफर जो है ना वो किसी एक शख्स से धोखा नहीं था, साइफर एक कौम से धोखा था, बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमों से धोखा था। ये इतना बड़ा झूठ बोला गया, ये इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया कि जिसकी शायद मिसाल ही नहीं मिलती। किस कदर जोम से इमरान खान ने बताया था कि शायद वो शख्स है जिन पर अमेरिका की हुकूमत की सारी नज़र है, और उन्होंने हवा में एक फर्रा लहराया और कहा ये वो फर्रा है, बाद में कहा वो गुम भी हो गया। भाई ये कोई ऐसे थोड़ी है कि घर में किसी ने कोई चीज़ रख दी अलमारी में और गुम हो गई, ये साइफर था, हुकूमत रियासत पाकिस्तान की अमानत थी, ये कैसे गुम हो सकता है? तो वो जो ड्रामा था वो अब बेनकाब हो चुका है। हमने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स भी की, उसमें तमाम लोगों ने, तमाम मुख्तदर शख्सियात ने हिम्मत की, बात की और इस बयानिए को ड्रामा करार दिया। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर आपने देखा भी पिछले दिनों इंटरसेप्ट की एक स्टोरी आई थी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, जिसका बहरहाल वो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, और फिर आजकल एक इदारों से जो टकराव की बड़ी वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ रही है, उससे तो यूँ लग रहा है कि वो बयानिया और उस बयानिए को बयान करने वाले इस समाज में, इस मुल्क में अपनी इज़्ज़त, मकाम और कदर खो चुके हैं। इसीलिए मुझे यूँ लगता है कि वो साइफर का बयानिया बनाने वाले अब कोई मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम नहीं कर सकेंगे कि जिससे कोई चीज़ मुल्क के लिए डैमेजिंग हो या अवाम के लिए अपीलिंग हो। इस बयानिए का होगा क्या? इसको तख्लीक करने वालों को क्या सज़ा मिलेगी? भाई मिलनी तो ज़रूर चाहिए, इसलिए कि इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता। आप अपनी सियासत कर सकते हैं, सियासी जमातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, इतना बड़ा झूठ, ये बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक बात थी। इस पर मेरे ख्याल में इदारे भी सोच रहे हैं और अदालतें भी सोच रही हैं कि इस तरह के मुजरिमान के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तोशाखाना वाले मामलात में भी हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ी, और साइफर के मामले में भी बात आहिस्ता। निगरान हुकूमत से मुतालिक बात मैं करना चाहूँगा। पहले दिनों में हम देख चुके हैं कि महंगाई राज शुरू हो चुका है, डॉलर रेट हम देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी हो चुकी हैं। तो जो निगरान हुकूमत है, आपको लगता है कि जो मुआशी मामलात हैं उन पर अगर सही कंट्रोल नहीं कर पाती तो अवाम के लिए तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी? देखिए, निगरान हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक हैं। अभी 2-3 दिन हुए हैं निगरान हुकूमत को आए हुए। अभी आप देखिए हुआ क्या है, डॉलर 300 से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हो गया, समाजी, अखलाकी और मजहबी तौर पर जड़ा वाला वाक़या हुआ जिससे जड़ें हिल गई हैं हमारे इस समाज की। ये अभी पहले 2-3 दिन हैं, आने वाले दिनों में इनके चैलेंजेस बेइंतहा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी का है। मईशत जिस सतह पर पहुंच गई है उसको दुरुस्त करना 5-6 महीने में किसी के बस की बात नहीं है। उस काम को चलते रखना भी बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर कीमतें बढ़ती, ये मसला होगा निगरान काबीना का कि जब शहबाज शरीफ के दौर में कीमतें बढ़ती थी, लोग कहते थे कि हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। जब इमरान खान के दौर में कीमतें बढ़ती थी, लोग कहते थे कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। अब एक निगरान काबीना है जो हैंड पिक्ड है, अपनी मर्जी से लोग तलाश किए हुए ना, आप ना इनके फैसलों पर एहतजाज कर सकते हैं ना इख्तलाफ कर सकते हैं तो ये टेक्नोक्रेट, ये फाइलों में रहने वाले साफ सुथरे से लोग हैं, लेकिन इनका कोई हल्का, इनके ऊपर अवाम का कोई प्रेशर नहीं है। तो इनको शायद इतना फ़र्क ना पड़े कि डॉलर अगर 20 रुपये और महंगा हो जाए, लेकिन सियासी हुकूमतों को फ़र्क पड़ता था। तो इनका काम मुश्किल है। अगर इन्हें ज़्यादा कीमतें बढ़ गई तो लोग इनसे सवाल करने लगेंगे, और सवाल करना
तो उस वक्त तक होता है जब गरीब की चीखें ना निकलना शुरू हो जाए, जब गरीब बिल्कुल ही बेबस हो जाता है तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार अमार मसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में आम इंतखाबात का होना एक अटल हकीकत है और ताहम ये तय होना भी बाकी है कि आम इंतखाबात कब होंगे। सियासी जमातों के हवाले से भी ये देखना है कि वो इस पर क्या लायामल बनाती हैं और आम इंतखाबात कब होते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नून लीग के अक्सर वज़रा को हम देखते आए हैं, वो ये बयान देते आ रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो ताख़ीर का शिकार होंगे। आपकी भी उन लोगों से बात हुई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल रात भी अपना एक स्टांस क्लियर किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आइन में है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आइन में जो है डिलिमिटेशन तो वो नहीं है, बल्कि इलेक्शन का है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि पार्लियामेंट को अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए, 60 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। हमारी इत्तेहादी जमातों की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा चलो 90 दिन होने चाहिए, लेकिन जो कल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते और 4 से 6 महीने लगेंगे। देखिए, 4 से 6 महीने नहीं लगेंगे, उसके बाद इसके खिलाफ अपीलें होंगी, अदालतें होंगी, बाकी चीजें होंगी, ये बहुत आगे चलेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आइन कहता है 90 दिन का, तो उस 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन चाहिए। आइन में डिलिमिटेशन का जो है वो ये नहीं है कि आप डिलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। ठीक है फैसल साहब, जिस तरह से आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो 60 रोज़ का ही कहा जा रहा था, लेकिन फिर जब इत्तेहादी जमातों की जानिब से कहा गया है कि 90 रोज़ में हो जाएंगे तो आप लोग भी उस पर एग्री कर गए, लेकिन फिर वज़ीर आज़म ने नई हल्का बंदियों के हवाले से बात कर दी। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आखिरी दिनों में जाकर ही नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन का ऐलान क्यों किया? ये जो तरीका है आम इंतखाबात में, आप ये समझते हैं कि फिर ताख़ीर के लिए अपनाया गया है और इसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? देखिए, डिलिमिटेशन तो बिल्कुल उन्होंने अप्रूव की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम भी उसके अंदर मौजूद थे, हमारे कमर जमान कैरा साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, हमारी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। कोई आइन में नहीं लिखा कि आप जब CCI में अप्रूव हो जाए उसके बाद आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, उसमें आप कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ होती है, जो कि उस वक्त के पास नहीं थी। लिहाजा सिर्फ आप हल्का बंदिया, या तो फिर यह है कि बहुत ही इलेक्शन कमीशन समझती है कि बहुत ही जरूरी है, तो उसमें स्टाफ को बढ़ाकर उसमें दिन रात काम करके आप 4 महीने बजाय 2 महीने में वो काम कर लें, 1.5 महीने में कर लें। इतने ये चीज जरूरी नहीं है, अगली भी कर सकती है, लेकिन इलेक्शन इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। ठीक है फैसल साहब, अभी इतलात यही आ रही हैं, खबरें यही सुनने को मिलती हैं बार बार कि जो केयर टेकर सेटअप है वो प्रोलॉन्ग करेगा, 1 साल का अरसा भी लग सकता है, 2 साल का अरसा भी लग सकता है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? देखिए, मैं इसमें अभी बिलीव नहीं करता। ये चीजें र्यूमर्स हैं कि जी 6 महीने होंगे, साल हो गया, 2 साल है, 3 साल है। ये जब से हम पॉलिटिक्स में यही बात हो रही है कि जी नेशनल हुकूमत है, इस किस्म की हुकूमत आ जाएगी, ये चीजें होंगी। हम बिलीव नहीं करते। हमें यकीन है कि जो निगरान हुकूमत आई है वो इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्ट करेगी, उनको फोर्स करेगी कि अपने टाइम के अंदर 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। ठीक है, और जो निगरान सेटअप आया है या निगरान वजीर आजम आए हैं, वो आपकी मुशावरत के साथ आए हैं? क्योंकि जब मीडिया पर हम देख रहे थे बहुत डिफरेंट नाम चल रहे थे निगरान वजीर आजम के लिए, लेकिन जब राजा रियाज की जानिब से नाम सामने आया तो सभी सरप्राइज हो गए। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए सरप्राइज था या पहले से पता था आपको इस नाम का? देखिए, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था, इसलिए कि मीडिया पे मुख्तलिफ नाम चल रहे थे, वो एक वजीर आजम नहीं चल रहा था। मीडिया में तो 8-10 वजीर आजम गर्दिश कर रहे थे। इसी तरह अगर आप काबीना देखें तो जिस चैनल को आप खोलते थे तो मुख्तलिफ काबीना मुख्तलिफ चैनल्स पे होती थी। कल काबीना भी आ गई है, मेजोरिटी नाम ऐसे थे जो मतलब है कि मीडिया में भी नहीं थे, लिहाजा आए हैं, वजीर आजम साहब आए हैं, हमारी उनके लिए नई ख्वाहिशात हैं और इस उम्मीद के साथ एक यंग पॉलिटिशियन है कि वो उनको सियासतदानों के मसाइल का भी इल्म है। वो इलेक्शन कमीशन को, जो मैंने पहले बात की, बिल्कुल वो इंस्ट्रक्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो फ्री एंड फेयर इस मुल्क में
करें, RTS स्विच ऑफ ना हो, RO इलेक्शंस ना हो, बक्से चोरी ना हो, वोट जिसके लिए डाले जाएं उसी के लिए गिने जाएं, धुंध की वजह से जो है इलेक्शन रिजल्ट मुलतवी ना हो, बहुत सी चीजें जो उनको पता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वो इन चीजों में अपना किरदार अदा करें। ठीक है फैसल साहब, आप PDM का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो थे। इन 16 माह में हमने देखा कि डॉलर 100 रुपए तक ऊपर गया, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो काबू में नहीं रही, महंगाई ने अवाम की इस वक्त चीखें निकलवा दी और अवाम सख्त नाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से भी, क्योंकि जब आप लोग हुकूमत में आए तो आप ये वादे करके आए थे, क्योंकि जब भी महंगाई होती थी आप लोग महंगाई मार्च करते थे, लेकिन जब खुद हुकूमत में आए तो आप लोगों को खुद भी महंगाई करनी पड़ी। तो पीपल्स पार्टी भी इस महंगाई की जिम्मेदार है, क्या नारा लेकर जाएंगे इलेक्शन में? देखिए, पहली बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक मंशूर जो है वो एक नया मंशूर अपने नए अमेंडमेंट के साथ बहुत जल्द लेकर आ रही है। दूसरी बात यह है कि महंगाई का आपने जिक्र किया, बिल्कुल इस मुल्क में महंगाई है, लेकिन आवाम को ये भी है, आवाम की जो है आवाम आजकल जो है बहुत अवेयर होती है, उसकी अवेयरनेस है। जो माजी में हुकूमत थी जिनने MF के साथ डील की और उसके फिर उसको ऑनर नहीं किया, उसके लिए बहुत सी मुश्किलात थी। या इस मुल्क को हमने डिफॉल्ट करना था या हमने डिफॉल्ट से बचाना था। डिफॉल्ट से बचाने के लिए इस मुल्क में मुश्किल फैसले किए गए, हम इसको मानते हैं मुश्किल फैसले किए गए, लेकिन एक तरफ जो है बिल्कुल जो था डिफॉल्ट की तरफ जाना था, जो है वो अगर डिफॉल्ट करते फिर भी आप कहते कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिए। मुश्किल फैसले थे, हम अवाम में केस लेकर जाएंगे। अवाम ने हमारी बात को बाय किया, उन्होंने समझा कि ये वाकई ये मुश्किलात थी, तो बिल्कुल हम में वोट। लेकिन फैसल साहब, आप नहीं समझते कि रियासत तो आप लोगों ने बचा ली लेकिन अवाम डिफॉल्ट कर गई, अवाम काफ़ी नाराज़ है आप लोगों से, और हम बार बार ये देखते हैं कि यही कहा जाता है कि ऐसी फिर क्या ज़रूरत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही चलने दिया जाता। 150 रुपये पर पेट्रोल था, 170 रुपये पर डॉलर था, आप लोग आए, मजीद मुश्किलात हो गई, और अब केयर टेकर सेटअप आया है तो वो आते ही उसने भी महंगाई शुरू कर दी। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती तो जो वाकया 9 मई को इसे भी बहुत बुरा हाल इस मुल्क का खुदा न खास्ता कर देते। हम अवाम की अदालत में जाएंगे, हम अपना केस लेकर जाएंगे। अवाम ने अगर हमें वोट किया बिल्कुल करेंगे, अगर किसी और को वोट किया तो उसको, हर किसी का जमहूरी हक है। हम यही कहते हैं कि जिसके लिए वोट डाले जाए उसी के लिए गिने जाए, हम हर नतीजा एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसको हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक्सेप्ट करें। अगर अवाम देखती है कि कोई और जमात है और वो उसको जो है ये मुल्क चला सकती है, वो उनके लिए बेहतर है, वो उनको वोट करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई इलेक्शन जीते भी हैं, कई हारे भी हैं, कई हमें हरवाए भी गए हैं। हम अवाम के जो मैंडेट है उसका हमेशा एहतराम करेंगे, जिसको भी वोट करेंगे हम उसका एहतराम करेंगे। ठीक है फैसल साहब, हम हमेशा यही बात करते हैं और हमने शहबाज शरीफ को भी बात कहते सुना, इतनी बार वो हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर फिर अगली हुकूमत मिलेगी तो पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देंगे। सवाल जो अवाम करती है वो तो ये है कि जो अशराफियाँ हैं, जो वजीर मुशीर हैं या जो सरकारी अफसरान हैं, इनके प्रोटोकॉल कब खत्म होंगे? इनको रिहाइशें मिली हुई हैं, इनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। आपको लगता है इस हवाले से कोई कानून साजी तो होनी चाहिए कि अगर डिस्को 60% रिकवरी नहीं कर पाता, बिल रिसीव नहीं कर पाता, रिकवरियां इदारे नहीं कर पाते, तो उसका खुमियाजा अवाम हमें भुगतती दिखाई दे रही है। कब इस पर कानून साजी होगी? ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, जब हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, हम कर्जों पर चल रहे हैं, तो इतने प्रोटोकॉल्स हम किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीजें प्रोटोकॉल के हवाले से मैं आपकी बात इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि प्रोटोकॉल नहीं होने चाहिए, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है। जब हम बात करते थे माजी में कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, ये मुल्क जो है इसमें सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज हैं। अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं या बड़े ऐसी जगह बैठे हैं, आपको ये नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इन इलाकों में इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। लिहाजा जब हम कहते थे, जब माजी की PTI की हुकूमत आई, जो प्रोटोकॉल हम पे करती थी, उन्होंने हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिक्योरिटी थी। तो हमने उनकी पे तनकीद नहीं की, हमने कहा ये देखें आपको भी एहसास हुआ कि ये सिक्योरिटी थी, प्रोटोकॉल नहीं था। लिहाजा ये सिचुएशन जो है सिक्योरिटी लेता है प्रोटोकॉल। जब तक हम अपनी क्लास को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, जो भी हुकूमत है, उस वक्त तक ये मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ता। आप हमेशा मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को आप टैक्स जोन में लेके आते हैं। अब जो साहब हैं वो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक है, उनको इन सब चीजों का एहसास है। तक ये, क्योंकि जो लीड क्लास है ये यहाँ पर आकर जो है जिस तरीके से इस मुल्क पे उन्होंने कब्जा किया है, एक माफिया बनी हुई है, जब तक आप इनको जो है टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक ये चीजें मुश्किलात बढ़ती रहेंगी और कोई हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह होगी। और दूसरी बात यह है कि देखें, आपने PMLN की बात की, मैं PMLN के तर्जुमान हूं, पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर सकता हूं। और इस वक्त पाकिस्तान में 65% जो है यूथ है, और यूथ के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन है वो एक यंग लीडर है, यूथ के मसाइल उनको पता है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान
यूथ के मसाइल हल करें। ठीक है फैसल साहब, -1 का जो फार्मूला है वो हमने देखा कि पाकिस्तानी सियासत में बार बार लगता आया है और अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। हर इलेक्शन से पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी एक सियासी जमात को साइडलाइन किया जाता है या उन पर कोई ना कोई मसले मसाइल तो आ ही जाते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोचती है? क्योंकि सियासी जमातें जब इस तरह के फैसले करती हैं या इस तरह की बातें करती हैं तो फिर पता चलता है कि उनकी जो सियासी सोच है, सियासी बसीरत है, वो कैसी है। जैसे नून लीग के वज़रा हैं, वो हमें कहते दिखाई देते हैं कि जो बल्ले का निशान है वो तो बैलेट पेपर पर होना ही नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुशर्रफ दौर में पाबंदी लगाई गई, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई। हम ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान की अवाम जिस पार्टी को भी मैंने पहले कहा है वोट करती है, उनका एक जमहूरी हक है। अगर किस पार्टी का लीडर अगर वो गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उसका वर्कर, उसका अहदेदार, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा हम इस पे हैं कि बिल्कुल अगर बल्ले का निशान है, पीटीआई है, जो भी है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर उनकी लीडरशिप किसी चीज में भी गलत प्रैक्टिसेस में मुलविस है, उनको सजा होनी चाहिए। जो ये -1 है, ये शुरू पीपल्स पार्टी से किया था। हम मीडिया पे सुनते थे -1 होना चाहिए, ये फलाना -1 होना चाहिए। -1 नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आजादी होनी चाहिए, इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने पहले बात की, अगर जो बंदा गलत होगा, चाहे वो मेरी पार्टी में चाहे किसी और पार्टी में है, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आम इंतखाबात में नून लीग के साथ आप समझते हैं इलाहाक हो सकता है या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत में हमने देखा कि बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। देखें, वर्किंग रिलेशन बिल्कुल तमाम पार्टीज का बहुत अच्छा रहा। एक इत्तेहादी हुकूमत थी। मुझे नहीं नजर आता, बड़े मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का जो है वो इत्तेहाद हो अगली हुकूमत में। मुश्किल के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है। शायद सीट एडजस्टमेंट शायद हो जाए, लेकिन इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक नहीं सोचा कि हम किसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेजॉरिटी वो सोलो फ्लाइट ही करेंगे, क्योंकि जब अगर हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, एक दूसरे की सीटें छोड़ेंगे, तो नंबर गेम कैसे पूरी करेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे होमवर्क कर रही है कि हम अपने नंबर गेम बाकी जमात लेकर और अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। ठीक है फैसल साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी क्या देख रही है? कैंपेन जो की जा रही है वो बिलावल भुट्टो के लिए की जाएगी वज़ीर आज़म बनने के लिए, या फिर इस पर भी कोई बात की जाएगी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटली फोकस कर रही है कि हमने अपना होमवर्क किया हुआ है कि हम अपने नंबर गेम ज्यादा लेकर आए PMLN से और बाकी जमातों से। और अगर जब हमारी नंबर गेम ज्यादा होगी तो हमारा एक जमहूरी हक है कि हम अपने इत्तेहादी जमातों से कहें कि हमारी नंबर गेम ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टरशिप हमारा हक बनता है। जिस तरह अदम एतमाद में PMLN के नंबर ज्यादा थे तो उनका हक बनता था, उनका प्राइम मिनिस्टर आया। इस तरह अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो है वो अगली हुकूमत इस मुल्क में बनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गुज़श्ता हुकूमत के 16 माह में IMF के साथ बेल आउट पैकेज में तवील ताखीर की वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर काफ़ी कम हुई और साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हुए हैं और इसके असरात आम और गरीब आदमी पर मज़ीद महंगाई की सूरत में पड़े हैं। 2 वक्त की रोटी का असूल भी अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। गुजरे 16 माह में डॉलर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हो चुका है। निगरान हुकूमत के क़याम के साथ ही डॉलर के इंटर बैंक में 294, जबकि ओपन अगर रेट की बात करें तो वो 302 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। FATF पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इमेज के लिए एक बड़ा ही अहम मसला रहा है और अब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, लेकिन ये हरगिज़ आसान नहीं था। इसके लिए जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तान को FATF की
ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 47 इंतहाई हसास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और 91 अहम तरीन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मालूमात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसियों से शेयर की, जिन पर अमल दरामद से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया और पाकिस्तान को 100 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा हुआ। अब बात करते हैं महंगाई के झटकों की, जहां हर चीज़ महंगी हो रही है। हम देख रहे हैं कि रेल के किराए में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। कराची की अगर बात करें तो वहाँ होलसेल मार्केट में चीनी 150 रुपये और रिटेल में 160 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। और इसके साथ साथ अब मुल्क में जो तामीराती सरिया है उसकी कीमत में भी 10,000 रुपये का इजाफा हो चुका है। माहिर मैशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। बहुत तारीफ़ें सुन रहे हैं हम, जो काबीना भी आई है कि बड़ी एक्सपीरियंस काबीना है, सारे टेक्नोक्रेट्स इसमें मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो रुपए की कदर है उसमें मुसलसल कमी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आते ही इजाफा करना पड़ा। अब मजबूरियां भी इनकी कुछ होंगी, लेकिन आपको लग रहा है कि मजीद सख्तियां होंगी, मजीद मुश्किलात होंगी, मजीद महंगाई का तूफान आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि ये तो डिपेंड करता है कि केयर टेकर्स जो हैं वो क्या रिस्पांस देते हैं टू द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि मुल्क में चल रहा है। अगर उनका रिस्पांस स्ट्रॉन्गर होगा, अगर उनका रिस्पांस अच्छा होगा, तो आप कुछ चीज़ों की जो डीप जिसे कहेंगे डिक्लाइन है उसकी जो डेप्थ है उसमें कमी पा सकते हैं। अब ये तो प्योरली इस चीज पर डिपेंड करता है। और मैंने बारहा कहा है कि हमने जो लेसन सीखा है पिछले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, वो ये है कि कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान को किसी तरह से भी बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के इश्यूज सारे स्ट्रक्चरल इन नेचर हैं। पीआईए को पैसे देने से बात नहीं बनेगी, पीआईए को रिफॉर्म करने से बात नहीं बनेगी, पीआईए को प्राइवेटाइज करने से बात बनेगी। सो लेट्स सी कि केयर टेकर्स जो हैं क्या डिसीजंस ले सकते हैं, वो क्या प्रोग्राम सामने रख सकते हैं। आई मीन हम ये बहुत उम्मीद करते हैं पॉलिटिशियन से कि वो बहुत प्रिपेयर्ड आए, वो आकर डिलीवर करें। आई थिंक ये केयर टेकर सेटअप, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड केयर टेकर्स। आप इस वक्त काबीना का नंबर ही देखिए, इट्स नियर 25 कंपेयर टू जो कि एक बहुत छोटी काबीना होती थी। एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है बिफोर दे टुक ऑफिस। और आखिरी ये बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला जारी किया है डिलिमिटेशन का, उसके मुताबिक तो फिर ये 3 नहीं बल्कि 6 माह का केयर टेकर सेटअप है। सो द ओनर्स ऑन द केयर टेकर सेटअप इज एक्चुअली आई थिंक very high, and especially on the economic team, the energy team. So let's hope for the best. ठीक है, बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आपको लगता है कि आवाम को जो सीट बेल्ट है वो बांध लेनी चाहिए? जिस तरह से आते ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, 17 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ, डीजल में 20 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया, तो अभी इस तरह के मजीद झटके आवाम को मिल सकते हैं? देखिए, अगर ये जो मैं इस वक्त प्राइसेस का बढ़ना है जो कि सबसे ज़्यादा आवाम के लिए एक ऐसा टैक्स है जिसका जो इजरा है वो अमीर पे कम होता है और गरीब पे ज़्यादा होता है। बिकॉज जो 50,000 रुपये कमा रहा है उसको 30% इन्फ्लेशन ज़्यादा अफेक्ट करती है, जो 5 लाख कमा रहा है उसको कम करती है। सो इट्स अ हायर टैक्स ऑन दी लो अर्नर्स ऑफ द कंट्री। मेरा नहीं ख्याल कि इन्फ्लेशन जो है, जो बढ़ना है कीमतों का, एक तो वो बहुत कम होगा, वो हाई 20s में ही रहेगा। और रुपए की कदर जो है उसमें आपने कमजोरी देखी है। अगर फंडामेंटल फैसले नहीं करेंगे, फंडामेंटल फैसले IMF से भी रिलेट करते हैं, डॉलर इनफ्लो से भी रिलेट करते हैं, पाकिस्तान के जो इस वक्त डेफिसिट्स चल रहे हैं, कल भी आपने देखा एक नंबर आया कि हमारा जो फिस्कल यानी कि मालियाती खसारा है वो बहुत हाई आया है FY23 का। ये इन्फ्लेशन का बायस बनता है। सप्लाई साइड को कैसे हैंडल करते हैं केयर टेकर्स, कैसे हैंडल करते हैं एनर्जी साइड को, so ये सारी चीजों पर। डॉलर के रेट की आप बात कर रहे हैं, IMF मुआहदे के तहत ही डॉलर का जो रेट है उसको मार्केट रेट पर छोड़ दिया गया, और हम देखते हैं मार्केट तो हर सूरत ही मुनाफा कमाना चाहती है, चाहे सूरत हाल कोई भी हो। इस शर्त से आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जो रुपए की कदर है डॉलर के अगेंस्ट, वो प्योरली डिपेंडेंट है पाकिस्तान के फंडामेंटल्स पे। ये ज़रूर है बात कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे चले गए हैं, बट असल में अगर आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हो रही हैं, रेमिटेंसेस अच्छी हो रही हैं, FDI अच्छी आ रही है, और इंपोर्ट्स जो हैं उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की दोनों की इंपोर्ट्स मिला के आपके पास इनफ रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो आपकी रुपए की जो कदर है उसमें इस तरह की वीकनेस नहीं दिखाई देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, पोटेंशियल तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप क्या समझते हैं एक्सपोर्ट्स में हम बना क्या रहे हैं? हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बिजली इतनी महंगी है, एक्सपोर्टर करेगा क्या?
सो ये फिर आपने वही बात की जो मैंने जिस बात से शुरू किया था कि पाकिस्तान का हर दिन जो है वो पाकिस्तान का एक फंडामेंटल रिफॉर्म मांगता है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मांगता है। बिजली की कीमत 7.5 रुपए बढ़ाकर, या अब फिर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ेगी इस महीने में बिकॉज पेट्रोल और डीजल की इनपुट की कीमत और LPG LNG सब बढ़ेंगी, तो उसको बढ़ाकर मसला हल नहीं होगा, ना ही आपका सर्कुलर डेट कंट्रोल होगा। सो आपको कलीदी फैसला वो कैसा होगा, ये आपकी बात दुरुस्त है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने कम करना है, बट इसके साथ साथ एक उम्मीद ये बंदी है कि FDI कुछ मुल्कों से, सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से, CPEC 2 में कुछ ये SIFC के थ्रू आ सकती है, इससे थोड़ी सी तकवीयत मिल सकती है शॉर्ट टर्म में आपको। ठीक है। अच्छा, जब केयर टेकर सेटअप हम देख रहे थे कि बनने जा रहा था, तो उस वक्त ये बड़ी खबरें थी कि शायद इसहाक डार ही कंटिन्यू करेंगे एज वजीर ख़जाना, और जो पॉलिसीज़ वो लेकर इस वक्त चल रहे हैं तो मुल्क की ये ज़रूरत है कि इसहाक डार नहीं। लेकिन अब हमने देखा कि शमशाद अख्तर साहिबा आई हैं बतौर निगरान वजीर ख़जाना, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं। इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? वजीर इंतखाब ख़जाना के लिए जो उनका इंतखाब है वो कैसा है? देखिए, अगर आप ओवरऑल कैबिनेट का फ्रेमवर्क देखें तो उसमें बेशतर लोग जो हैं वो 30-35 साल से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंटल सेटअप्स हैं या पाकिस्तान का जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है उससे अटैच रहे हैं। सो ये सारे जो हैं सिस्टम का पार्ट रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, तो दे ऑल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड बी एबल टू डिलीवर। द प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट टुडे। द प्रॉब्लम इज कि कोई भी एक्सपीरियंस जो पुराना है या जो रिवायती हमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है सिस्टम को, उसने सिस्टम को जो उसके जो फ्लॉज हैं उसको ठीक नहीं किया। सो मैं इस चीज पे जाना चाहता हूं कि आप सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है हमारे पास। माहिर मईशत डॉक्टर खतीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद अब एक संगीन मसला बन चुका है। गरीब वालिदैन मजबूरी की वजह से अपने बच्चे और बच्चियों को दूसरे के घरों में काम पर भेजते हैं और वहाँ उनके बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ क्या कुछ बीत जाता है, ये सब सुनकर कोई भी जो है एहसास पसंद शख्स है वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। रिजवाना तशद्दुद केस की अगर हम बात करें तो उसके बाद अब फातिमा की मौत का वाक़या भी सिंध में रूनुमा हो चुका है। इस केस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजवाना तशद्दुद केस से मुताल्लिक। तो रिजवाना जो है वो इस वक्त लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहाँ उसके टूटे फूटे जिस्म का इलाज हो रहा है। और अब इस केस में मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। कम उम्र रिजवाना की दादी ने सिविल जज आसिम हफीज़ पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भी रिजवाना पर तशद्दुद करता था। और इसके अलावा रिजवाना की दादी ये बता रही हैं कि सिविल जज और उसकी फैमिली उनकी पोती को एक कमरे में बंद करके कई रोज़ के लिए कश्मीर भी चले जाते थे, अकेला छोड़कर, बगैर किसी खाने पीने के। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज़ को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया है। सिंध की बात करें तो खैरपुर के इलाके रानीपुर में नन्ही फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी गुर्बत ही उसकी मौत की वजह बन गई है। गुड़ियों से खेलने की उम्र में वो कब्र में जा सोई है। नन्ही फातिमा की मौत की वजूहात जानने के लिए अदालत की जानिब से कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया। फातिमा केस का मरकजी मुलजिम असद शाह गिरफ्तार हो चुका है और दूसरी जानिब जो उनकी अहलियाँ हैं उन्होंने अदालत से ज़मानत ले ली है। तो जो हमारा अदालती सिस्टम है उस पर भी शायद गौर करने की ज़रूरत है। इस केस में जानबूझकर लापरवाही की गई है और इस लापरवाही करने वाले SHO डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम देखते हैं जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो इस तरह की गिरफ्तारी अमल में आती है, मुख्तलिफ एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन बाद में तमाम लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नौशेर फिरोज से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जो फातिमा के वालिदैन हैं आबिद तूर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद बताइएगा, अभी फातिमा के वालिदैन आपके साथ मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है? पहले हम उनका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। नौशेर फिरोज़ के शहर खानवान में जो 14 अगस्त के दिन ये अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है। रानीपुर के एक जालिम पीर ने 10 साल घरेलू मुलाजमा थी फातिमा, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस ज़िमन में हम इनके शहर खानवान आए हैं। इनके जो वालिदैन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो गम से निडाल हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका जो है हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी बताइएगा, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है आपकी बच्ची के साथ ज्यादती? मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है, चीफ आर्मी स्टाफ को जो भी है वो मुझे इंसाफ दिलाए इन पीरों से, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब बैठा हुआ है उसको भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी मदद की जाए। और IG सिंध और ये DIG जो सक्कर वाले, इसने
बहुत हिम्मत अफजाई की है हमारे लिए, इसके हम शुक्रगुजार हैं। जो उसने कमेटी बिठाई है, सही बिठाई है, इस पर हमारा इत्मीनान है। और ये जो वीडियो वायरल हुई है, इनने जो पीरों ने दी हुई है, ये उनकी वीडियो है और ये वीडियो 24 घंटे के लिए उनसे ली जाए और ये जब्त की जाए। 9 महीने मेरी बच्ची वहाँ कैद में थी और जब फौत हो गई उन्हें इतला तक नहीं दी, सिर्फ डेड बॉडी बेटी मेरे पास। ये इनके हालात। जी, इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। मां 9 महीना न्याणी उते छॾी असद पीर वटि, उन मूंखे ॼण 2-3 चकर न्याणियूं पंहिंजे सां मिलणु ॾिनो। जॾहिं मुंहिंजी न्याणी चाक न आई त पीर असद चा ऐं उन जी घरवारी हिना साईं मोॾे फ़ोन ते चवनि हा त अच पंहिंजे मां धीउ सां मिल ऐं हिन जी दवा कराए ऐं हीअ तुंहिंजी फातिमा चाक न आहे, हिन जो इलाजु थिए, हीअं थिए। हुन मूंखे को बि फ़ोन ते न ॿुधायो। जॾहिं मौत आयो मुंहिंजे न्याणीअ खे, फातिमा खे, पोइ मूंखे पंहिंजे छोकिरे चयो त तुंहिंजी फातिमा गुज़ारे वई, अचो तव्हां इलाजु कराए वञो। पीर साहिब खे इहो कोन हो छा त पाणीअ ढुक हुनखे मनाया, हुनखे या खपनि हुनखे मोकिलियां अहिड़े में, ऐं हुन सां मां निमाज़ में गॾु थियां ऐं हुनजे माउ सां मां वेही ऐं ॻाल्हियूं कयां त फातिमा तव्हांजी गुज़ारे वई, हीअ बीमारी पेट जे सूर जो इलाज करे चवंदा थियो आहे, साईअ जो इलाज थियो आहे, उहा त उन्हनि खे ख़बर आहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद तूर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। फातिमा के वालिदैन से उन्होंने बात की है और उनकी वालिदा जो सिंधी में गुफ्तगू कर रही थी वो भी मैं बता दूं कि वो क्या कह रही थी। उनका ये कहना था कि जो मेरी लख्ते जिगर है उसको पीर असद शाह नामी जो पीर है उसने अपनी हवस का निशाना बनाया है, बाद में उसमें बदतरीन तशद्दुद किया गया है जिससे उसकी मौत वाक़या हुई है। और अफसोसनाक बात, ये अफसोसनाक वाक़या मुकम्मल तौर पर वो बच्ची अब हम में नहीं मौजूद नहीं है, जाँ बहक हो चुकी है। और क्या अब इस वाक़े को कहें, गुर्बत किसको कह लें, मजबूरी किसी की कह लें, और जुल्म इस तरह का है कि बाद में उनके घर वालों को इत्तला भी नहीं की गई, बस यही कहा गया कि उसके पेट में दर्द हुई थी जिसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही है। तो मुतालबा हम देख रहे हैं कि वो करते दिखाई दे रहे हैं वालिदैन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस मामले पर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें वहाँ पर फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पुलिस जो है वो इन मजलूमों की दादरसी तो नहीं करी, लेकिन जो जुल्म ढाने वाले हैं उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। रिजवाना केस के हवाले में वहाँ पर क्या अपडेट है वो भी जान लेते हैं। मोहसिन अलवी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा, अभी रिजवाना की दादी ने जो सिविल जज आसिम हफीज़ पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी आयद किया है कि जज साहब हैं वो भी तशद्दुद करते रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या उनका मौक़िफ़ अभी सामने आ रहा है? आज बिल्कुल घरेलू तशद्दुद का शिकार 14 साल मिराजमा रिजवाना जो है जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जहाँ पर मेडिकल बोर्ड उनका तिबी मुआयना कर रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर उनका तिबी मुआयना किया जाता है और उनकी सेहत जो है रोज़ बरोज़ जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। अभी रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का अमल मुकम्मल किया गया है। उनके दोनों गाल और आंखों के नीचे वाले हिस्से की ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक ये एक मुश्किल अमल था, ये ड्राफ्टिंग करना प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, जिसको मुकम्मल कर लिया गया और इसको अब जो रहने वाले हिस्से हैं उनकी भी प्लास्टिक सर्जरी जो है वो की जाएगी। इसके अलावा रिजवाना को मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। आज जब उनको अस्पताल लाया गया तो उनके जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे जिनको साफ किया गया है और अभी प्लास्टिक सर्जरी करते वक्त उसके बाद जो है उनकी कमर के और सर के मुख्तलिफ जो जख्म थे उनकी दोबारा से सफाई की गई है और उसके ऊपर क्रीमें जो है वो लगाई गई जो उनके जख्म जो है उनको बेहतर करने के लिए मददगार साबित होंगी। इसके अलावा रिजवाना को ऑक्सीजन लेवल में कमी का सामना था, लेकिन अब उनकी ऑक्सीजन जो है पहले से बेहतर है। हार्ट रेट जो उनका मुसलसल ऊपर जा रहा था जिसको काबू करने के लिए जो है इकदाम उठाए गए थे और जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया था। इसके अलावा एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनको मुतय्यन किया गया है जो उनको खाने पीने के हवाले से, उनकी ग़िज़ा के हवाले से मामलात का जायज़ा ले रही हैं। हार्ट रेट जो है जो ऊपर जा रहा था उसको भी जो है पहले से बेहतर हो चुका है, ऑक्सीजन लेवल में बेहतरी आई है। इसके अलावा जो है उनके ज़ख्मों के अंदर जो कीड़े पड़ गए थे उनको साफ़ कर लिया गया और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ख्मों की सफाई जो है उसका अमल जो है वो जारी है। जबकि अब मेडिकल बोर्ड की पूरी तवज्जो जो है रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर थी, जिसको जो उसका सेशन जो है मुकम्मल कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इसको जो है पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मेडिकल बोर्ड राय के मुताबिक रिजवाना की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। हल्की फुल्की ग़िज़ा जो है खाने के लिए उनको दी जा रही है।
पहले जब उनको आईसीयू के अंदर रखा गया था तो खाने पीने के लिए जो है वो ग़िज़ा नहीं दी जा रही थी, सिर्फ पीने के लिए जो है वो जूसेस वगैरह दिए जा रहे थे, लेकिन अब उनको जो है हल्की फुल्की ग़िज़ा देना भी शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनकी खिदमत हासिल की गई हैं वो मुकम्मल तौर पर उनका जायज़ा ले रही हैं। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड जो है मुख्तलिफ टेस्ट उनके ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद कर रहे थे इस तमाम तर सूरत से मुताल्लिक। अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया डॉक्टर उमर आदिल ने, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, कुछ रोज़ पहले भी आप हमारे शो में आए थे रिजवाना केस से मुताल्लिक, और अब हम देख रहे हैं कि फातिमा भी इस दुनिया में नहीं रही है। और इसी से मिलता जुलता एक वाक़या कल इस्लामाबाद में भी पेश आया। इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है जब हम बात करते हैं हुक्मरानों की कि हमारे हुक्मरान बेहिस हैं, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है हम पुलिस पर बड़ी तनकीद करते हैं कि जो पुलिस है वो मुल्ज़िमों का साथ देती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात ही ना हो, हम इस तरह की इनिशिएटिव ही ना लें, हम बच्चों को अपने यहाँ मुलाजमतों पर ना रखें, हम उन पर इस तरह के जुल्म सितम ना ढाएँ कि जिसमें रिजवाना मरते मरते बची है, फातिमा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते हम खुद कितनी गलतियां करें। कल ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि शायद कब्र कुशाई की इजाज़त तो मिल चुकी है, शायद कब्र कुशाई हो भी चुकी है। अनवर, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहूंगा, मैं कुछ अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में आता हूं, कुछ दिन दरमियान में गुजर जाते हैं, हमारी सुई वहीं अटकी हुई है। आज भी अलवी साहब ने आपके सामने एक पूरी वहां से लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बाहर से खड़े होकर वही बातें दोहराई हैं जो आज से 9 दिन पहले दोहराई गई थी। उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे, वो ऐसा ऐसा ग़िज़ा ले रही है। कब तक आप सिर्फ एक रिजवाना के जख्मों के ऊपर ग्राफ्टिंग करते रहेंगे? अभी तक आपके ख्याल में महीना गुजर गया है, किसी हुकूमत को ख्याल आया है कि इस मुल्क के बच्चों के हकूक के लिए, चाइल्ड लेबर एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए, चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम एक स्टैंडिंग कमेटी बना दें? हजूर, कब तक आप ये क्या खबरें चलाते रहेंगे? एक दिन रिजवाना ठीक होकर घर चली जाएगी, सब तालियां बजाएंगे, चली गई। उस दौरान कई रिजवानाएं, कई फातिमाएं मर चुकी होंगी, आप उनका क्या करेंगे? आपने कितनी प्यारी बात कही, आप बड़े मासूम आदमी हैं। पहले मेरा ख्याल था कि आप काफी काइयां हैं, लेकिन अब पता चला कि नहीं, मेरे मुकाबले में तुम बहुत मासूम हो। बातें वही प्यारी सी करते हैं कि हमें चाहिए कि कम उम्र बच्चों को मुलाजमत में न देने जाएं, रोकने से। तो भैया क्या उनके घर में मनोसलबा उतरवाओगे? कहां से खाएंगे वो लोग जिनके घर में 10-10 बच्चे हैं, 10 मुंह खाने के लिए 3 वक्त खुलते हैं, वो कहां से आएंगे? और मेरी बात सुनिए, ये जो बातें आप करते हैं ना, बच्चों को ना दिया जाए, वालिदैन को कहा जाए, उनको कैद किया जाए, भैया मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा, ये वजह गुर्बत नहीं है, ये वजह हमारे हुक्मरानों की खिबासत है। जब तक ये खिबासत नहीं खत्म होगी, ना गुर्बत, ना जहालत, ना बीमारी, ना मौत, ना कुछ। मैं थोड़ी सी फातिमा की बात करना चाहूँ। रिजवाना के मुतालिक मैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक एक और आपको बात बताऊं, आपके प्रोग्राम की वजह से मैं यहाँ आया, मुझे बेइंतहा खुशी है। मैं अमूमन आके टेलीविजन के प्रोग्रामों में बेकार वक्त ज़ाया करता हूँ, मगर मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि नहीं, इससे भला भी हो सकता है। मैं जब आखिरी दफा आपके पास आया, मैंने कहा कि उसके बाकी घर वालों की इयानत के लिए, उनकी किफालत के लिए मदद कीजिए। इतने लोगों ने मेरी मदद की है कि मैं बड़े फख्र से बताना चाहता हूं, और जिससे मर्जी जाके पूछें, प्रिंसिपल साहब से जाके पूछ लें, अगले 1 साल के लिए महाना 30,000 रुपया उसको मिलेगा, सिर्फ ये डोनर्स की वजह से उसके। अब मैं आता हूं थोड़ी सी आपकी बात उस पर फातिमा की तरफ। आपने अभी नौशहर फिरोज से एक रिपोर्ट ली है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मेरा बहुत सारा बचपन कराची और सिंध में गुजरा है। आपको शायद रानीपुर का पता ही नहीं है। सर, रानीपुर एक सिंबल है, एक ऐसा शहर है जो टिपिकल पिछले 300 साल से सिंध के शहर हैं। काश आप अपनी रिपोर्ट के दौरान बैकग्राउंड में देखते, बैकग्राउंड में आपने देखा था टूटी हुई ईंटें और सूखे हुए खजूर के दरख्तों के पत्तों की छत थी। सर, ये 22वीं सदी है पाकिस्तान में, शहर सिंध में, जहां पे ना सिर्फ भुट्टो जिंदा है बल्कि दंदनाता हुआ फिर रहा है। और ये हाल है सूबे का जहां पे पिछले 40 साल से हुकूमत है एक ही खानदान की। मैं थोड़ी सी आपको रानीपुर की बात बता दूं। रानीपुर सिंध के किसी भी शहर की तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ पीर है, एक तरफ सियासतदान है, और दोनों गद्दी नशीन है, एक ही खानदान होता है। बिल्कुल। और कल एक इत्तला जो मौसूल भी हो रही है कि उन पीरों की जानिब से कब्र कुशाई की कोशिश की गई है कि किसी तरह जो फातिमा का जस्ते खाकी है, जो लाश है, उसको किसी न किसी तरीके से गायब कर दिया जाए, क्योंकि अब अदालत ने तो ऑर्डर जारी कर दिए कि कब्र कुशाई हो, पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि जो हकाइक है वो सामने आए। अनवर, बहुत ही अच्छी बात है, इसे कब्र कुशाई ना कहिए, इसे कहिए कि आखिरी जो उसका जस्ते खाकी है उसको भी चुराने लगे। आज रात, पिछली रात गुजरी है, 2:30 बजे पीर असद शाह के मुरीदों ने जाके कब्र को खोदने की कोशिश की, ताकि सुबह जब एक्सह्यूमेशन हो, एक्सह्यूमेशन वो सही लफ्ज है जो हम अदालत के
के हुक्म पे एक कब्र खोल के लाश बाहर निकाल के उसके सैंपल देते हैं, उससे पहले तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए, तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त फोकस है वहां पे। मेरी थोड़ी सी बात को मुकम्मल करने दीजिए। हुजूर वाला पूरा सिंध ले लीजिए, पूरा सिंध ले लीजिए, उसमें सिर्फ दो चीजें हैं, वडेरा शाही, मीर शाही, सिक्खा शाही और साईं शाही, और कुछ नहीं है। हजूर वाला रानीपुर में क्या है, पीर अफजल शाह साहब जो हैं वो वहां के एमएनए हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं, मजाल है वो अपने भाइयों के ऊपर जो कि गद्दी को संभाले बैठे हैं। ये पीर ऑफ रानीपुर जो हैं, ये पूरे सिंध के हर इलाके के अंदर एक पीर खानदान बैठा हुआ है। पता नहीं ये कहां से शुरू हुए थे। मैं एक बात बड़ी सख्त आज यहां कहना चाहता हूं, और जो करना कर लीजिए, मेरा हाफिज अल्लाह है और जान उसके हाथ में है। हजूर वाला आप भी मदीने गए होंगे, मैं भी मदीने गया हूं सर। सारे पीर खाने जो हैं अपना सिलसिला जोड़ते हैं सादात से, और सादात की जगह कौन सी है सर? मेरे सरकार का शहर। सर मुझे बता दीजिए मदीने की एक गली, एक मुजाफात बता दीजिए जहां पे कोई पीर खाना हो, जहां पे कोई गिलानी, कोई जीलानी, कोई फलाने बैठे हो। ये बदबख्त इस गरीब खित्ते में आकर हमारे मजहबी इस्तेसाल को इस्तेमाल करते हुए अरबपति बन गए, जिम्मेदार बन गए, उसके अलावा रूहानी पेशवा बन गए, दरगाहों के मालिक बन गए, मुजावर बन गए, और मुजावर बनने के बाद फिर ये हमारे हुक्मरान बन गए। एक मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से लोग नहीं जानते, ये सारे पीर खाने इनको हवा किसने दी थी? अंग्रेज सरकार ने। ये आप इनके मुरीद हैं ना इन पीरों के, तो इन पीरों का पीर कौन था? अंग्रेज। उसको ये पता था कि अगर हमने तसल्लुत और हुकूमत करनी है इस गरीब मुल्क के ऊपर और यहाँ के हर रिसोर्स को निचोड़ना है, तो इन मजहबी ठेकेदारों और इन पीरों को हवा दो। ये हमारे चमचे हैं, इनके जरिए हम इस कौम का खून चूसते रहेंगे, और आज तक आप यही कर रहे हैं। आपकी कोई असेंबली ऐसी है कि जिसके अंदर पीर खानों के मुजावर आके आपके गुजराना बन जाए? बिल्कुल। आपका आज आपका निगरान सेटअप बन गया भाई, मुबारक हो भाई। अभी भी देखे ना, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 100 के करीब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो छोटी बच्चियां हैं वो अभी भी इन पीरों के घरों में मौजूद हैं, किस हालत में वहां पर काम कर रही हैं, उन पर तशद्दुद भी हो रहा है। सर ये कभी खत्म होगा ही नहीं, कभी खत्म होगा ही नहीं। सर पीर अपने इलाकों में और वडेरे अपने इलाकों में गुर्बत को परवरिश देते हैं। उनकी हुकूमत, उनकी बरतरी तब तक है जब तक आम अवाम जाहिल हैं, गरीब हैं, रोटी को तरसते हैं, इसलिए तो उनको बेनिफिक्टर बने हुए। एक आखिरी बात बताऊं, और मेरी बात जरा थोड़ा सा गौर से सुनिए। आप लोगों को एक वीडियो धुंधली करके दिखाई जाती है, कोई उस वीडियो के मुंदरजात के ऊपर आप पे गौर नहीं करता। सुन लीजिए, डॉक्टर उमर आदिल आपको ये बता रहा है, मैंने वो वीडियो पूरी तफसील से बगैर धुंधलाए हुए देखी है। धुंधला के आप समझते हैं कि हम पर्दा डाल देंगे? अनवार मियां, कमरा ये है कि एक बहुत बड़ा बेडरूम है जिसके अंदर दो, जिसे हम कहते हैं ना बड़े खड़े अपराइट एसी लगे हुए हैं। ये मैं रानीपुर की बात कर रहा हूं। जी। अच्छा, दो खड़े हैं और यह हुआ हुआ कमरा, मैं बताता हूं क्यों मुझे लगा ऐसे। हजूर वाला उसके अंदर 2 LCDs लगी हुई हैं, एक बहुत बड़ा वूफर सिस्टम पड़ा हुआ है, मतलब सामान्य तय्युश। एक बेड है जिसके ऊपर पीर असद शाह नंगा लेटा हुआ है और उसने अपने ऊपर एक मोटा कंबल लिया हुआ है। हजूर वाला इस वक्त रानीपुर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। सर ये आपके साउथ पंजाब से आगे नॉर्थ सिंध में है। बिल्कुल। अच्छा, नीचे फर्श पे नंगी फातिमा लेटी हुई है, नंगी फातिमा, जो बार बार चीखे मार के उठने की कोशिश करती है, मगर शी इज बैडली ड्रग्ड एंड शी हैज रिसेंटली बीन ब्रूटली रेप्ड। मैं दोबारा कह रहा हूं, हजूर पीर साहब को नंगे लेट के और एक बच्ची जो नौकरानी है नंगी बिस्तर में डाल के ड्रग्स देके और उसके साथ मिलके क्या मुनाजात पढ़ रहे थे या कोई खास वजीफा था? हजूर वाला मेरी बात मुकम्मल होने दें। वहीं वो बच्ची मर गई है उस वीडियो में, उठते उठते मर गई है। जब मर गई है तो थोड़ी देर बाद पीर साहब की बेगम, वन ऑफ द 6 वाइफ्स, दाखिल हुई है खबीस, जिसको पता है कि अंदर मेरा खबीस मियां इस बच्ची के साथ क्या कर रहा है। उसने आके पहले उनको जगाया, इशारा किया कि देखो ये मर गई है, तो पीर साहब ने बड़ी मुश्किल से कंबल उतारा है, उसी बरहना हालत में उसका बाजू पकड़ा जो नीचे गिर गया है। खुदा का वास्ता है, मेरी बात सुनिए, जिन पीरों के हाँ ये सब कुछ हो रहा है, सर मैं उसके बाद आप क्या कहूं? लेकिन आप अब देखिए, अब जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, जो सिचुएशन हमने कैमरे पे भी देखी है, लेकिन पीर तो वहां के ये कहते हैं कि हम तो मरे हुओं को जिंदा कर देते हैं। तो जाइए ना, फिर करवाइए जिंदा, आप करवाइए फातिमा को जिंदा। हजूर वाला यही बातें आपने करके, आपके यहाँ हर पीर तो यहाँ खुदा बना बैठा है, आपने इनको खुदा खुद बनाया। आज हम बात करते हैं तौहीद की, कि शिर्क ना करना। सर पीरी मुरीदी से बड़ा शिर्क है ही कोई नहीं। सर मजाल है आपके मजहबी प्रोग्राम होते हैं, पूरा महीना बैठ के तुम यहाँ पे रमजान ट्रांसमिशन करते हो,
हो? है हिम्मत कभी ये कह सको कि ये पीर खाने ऐन इस्लाम के खिलाफ है, ये शिर्क खाने हैं, ये गुमराही का कारोबार? डॉक्टर साहब देखिए, हमारी तो ख्वाहिश यही है, हमारी ख्वाहिश तो यही है कि जो हमारा अगर अदालती सिस्टम भी मौजूद है, हर बात पर सुमोटो लेता है, इस चीज पर भी सुमोटो लेना चाहिए, चाइल्ड लेबर कवानीन पर बात करनी चाहिए, एटलीस्ट जो वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जिन बच्चों पर तशद्दुद हुआ है, जिन फैमिलीज ने सफर किया है, इसमें हमारी हुकूमतें मुलव्विस हैं, हमारी पुलिस मुलव्विस है, जो लोग मुलव्विस हैं करार वाकई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर बिल्कुल आप सही फरमाते हैं। पता है दिल क्या कह रहा है? एक पुराना फिल्मी गाना मुझे याद आ गया, कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, नादां है बंदों से खुदा मांग रहे हैं, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। आप अदालती सिस्टम की, अब रिजवाना की दादी हो या फातिमा का बाप हो, कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कौन दिलाता है? अदालतें। आपने सो मोटा का जिक्र किया, आपको शायद पता ही नहीं कि पिछले कुछ दिनों में जो आपने एक इनकलाब लेकर आए हैं तरामीम का पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, अब चीफ जस्टिस या कोई भी और जस्टिस, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं, उसके हाथ काट दिए गए हैं और सुओ मोटो को उसको कोई इख्तियार नहीं है, ना वो ले सकते हैं। अब भाई साहब बात सिर्फ ये है कि कानून भी तो आपके हाथ में, एक फातिमा है, उसको रेप कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उसको मार दीजिए। देखें कोई भी मुआशरा है, उस माशरे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे सुपरस्टार्स मौजूद हैं, हमारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद हैं, हमारी जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, कोई भी जो छोटा सा इशू होता है उस पर हमें हमेशा बात करते दिखाई देते हैं, बहुत चीखें उस पर मारते हैं, बहुत वोकल नजर आते हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है। लेकिन जब से ये केसेस सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं एक तवील खामोशी है। इन सोशल इश्यूज पर क्यों बात नहीं करते? इन पर ट्वीट नहीं करते? इनमें कोई जाती मफाद नहीं है शायद, इसलिए जिस तरह से मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाह रहा, पॉइंट आउट किसी को नहीं करना चाह रहा, बहुत से लोगों ने फाउंडेशंस बनाई हुई हैं जो लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन इश्यूज पर बात क्यों नहीं कर रहे? बात पता है क्या है कि अनवार का सवाल अब उतना ही लंबा होता है जितना मेरा जवाब लंबा है। अनवार भी ना पूरे जोश में आ जाता है मेरे सामने बैठ के। तो एक पहली बात आप करते हैं कि फनकारों की बात करते हैं कि वो क्यों नहीं करते इस बात को। हुजूर वाला हुकूमत खत्म हो गई थी, कैबिनेट को तहलील कर दिया गया था, वजीर आजम के चंद घंटे लग गए थे, तो पूरे यहाँ पे मीडिया को ये बताने के लिए कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, गवर्नर हाउस के अंदर एक अवार्ड फंक्शन कर दिया गया। सर वो वाली अदाकाराएं, और मैं गौर से कह रहा हूं, वो वाली अदाकाराएं जिन्होंने 15 साल से कभी फिल्म के कैमरे की शक्ल नहीं देखी, वो वहां फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदा बन के मुंह को मिट्टी अपने ऊपर से झाड़ के, मेकअप करके, लंबा सा कुर्ता पहन के वहां जाके यूं बैठ गई। हजूर वाला, आप में से किसी को गैरत आई कि आखिरी 3 घंटे में जो फनकारों और फिल्म और टेलीविजन के ऊपर एहसान किया जा रहा है वो दरअसल एक रिश्वत है जिसे आप लेने के लिए यूं भागे हैं? ये तो हाल है आपके फनकारों का। बड़ी दुनिया मेरे खिलाफ बोलेगी, 100 दफा बोले, अपने गरेबान में झांके कि शुड यू हैव गॉन देयर, और वो क्या तकरीब थी आखिरी 3 घंटे के अंदर आप लोगों को याद आ गया। पर एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए हजूर वाला, तमाम लोग, आप सिर्फ फनकारों की बात करते हैं, आज आप शायरों की बात कर लीजिए। सर आपने कभी एक भी मुज़ाहमत की शायरी सुनी है? सर जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस पे खुदा की कसम किताबें लिखनी चाहिए, नज़में लिखनी चाहिए। आखिरी दफा हम पढ़ते थे कि अहमद फराज साहब मुज़ाहमत के शायर थे, आज सारे मुलायमत के शायर हैं, आज सारे लिफाफे के शायर हैं। सर वही किस्सा है कि देयर इज नोबडी जो थोड़ा सा भी रिवोल्ट कर सके। मैं यहाँ बैठता हूँ ना, मैं आपके पास आता हूँ, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे बही खां मुझे फोन करते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा डर लग रहा है, तो चुक लेना है, और मुझे है ये खौफ कि वाकई चुक लेना है, क्योंकि खौफ के ऊपर पूरी हुकूमत चल रही है। इसका मतलब बतौर नेशन भी हम कोलैप्स कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। जो हमारी रियासत है वो फलाई नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से होता, जो कि आपने पहली बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर उन लोगों के घरों में खाना मौजूद होगा, 3 वक्त की रोटी मौजूद होगी, तो वो अपने बच्चों को इस जहन्नुम में नहीं भेजेंगे सर, नहीं भेजेंगे सर। वो पीरों के चुंगल से निकल जाएंगे, वो वडेरों के चुंगल से निकल जाएंगे। सर जहां पे खाने को ना हो, आप कभी सिंध गए नहीं, मुझे यकीन है कि तुम कभी सिंध नहीं गए, और तुम्हें लेके जाना है। हजूर आप सिंध पहुंचेंगे ना, आप कहेंगे कि या अल्लाह ये 15वीं सदी है, ये कौन सी जगह है, वीरान। ठीक है सर, यकीन कीजिए ग्रीन बिल्कुल ग्रीन नहीं है सर, भूख और नंग। और आम सिंधी जो बंदा है वहां पे हारी, वो इतने पुराने कपड़े पहना होता है, इतनी बुरी उसकी हालत होती है कि मुझे यकीन नहीं आता सर। तब मुझे लगता है कि नहीं वाकई पंजाब एक और सदी में और सिंध एक और सदी में। एक आपको मैं आप जो बातें आप कर रहे हैं ना सारी, ये बहुत अहम है सारी। मैं इस वक्त सिर्फ कंक्लूड करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब पंजाब भी सिर्फ अपर पंजाब ही, अगर हम बात करते हैं पंजाब के उन इलाकों की, जनूबी पंजाब के इलाकों की, वहां पर भी सूरत कुछ इसी तरह की है। और जो आप बात कर रहे हैं, सिंध की एक तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर टीवी पर, हर सोशल मीडिया पर जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एड्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, उन एड्स में हम क्या दिखा रहे हैं फिर? सर पता है होना क्या चाहिए फिर, एक दिन चाहिए हमें कि हम जाके सिंध के ऊपर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और
अपना हक अदा करें एज मीडिया कि भाई ये हकीकत है और ये पेड एडवर्टाइजमेंट है, आपको तब समझ आए। बिल्कुल आप थरपारकर जाइए जरा, आप लड़काना जाएं। सर लाड़काना वो है जो इनका पीर खाना है आपके हुक्मरानों का। हजूर वाला लाड़काना से ज्यादा अबतर हाल दुनिया में किसी शहर का नहीं, सिंध में नहीं, दुनिया में किसी शहर का नहीं है। इस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया। सर आप कराची जाइए, कराची अरूसुल बिलाद कराची, फलाने का शहर, शहरियों रोशनियों का शहर कराची। हजूर वाला जब आपके चेयरमैन साहब को चेयरमैन साहब जब ये कहते हैं कि मैं खुद टैंकर से पानी लेके कहता हूं तो मेरा दिल करता है कि और कुछ नहीं, गरेबान में ना झांके, रख के कस के एक थप्पड़ अपने मुंह पे मारे, क्योंकि तकरीबन 50 साल से उनके खानदान की हुकूमत है और पाकिस्तान के इस बड़े शहर के अंदर पानी का मसला हल नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी बात आखिर में कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी फातिमा के बारे में। इस वक्त चाहिए क्या? हम ये सारी बातें करते रहेंगे, पानी के अंदर मदानी फेरने से मक्खन नहीं आता। खुदा के लिए हुकूमत वक्त या जो भी इदारे हैं वो इस वक्त एक कमेटी बनाएं जिन्होंने चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के बारे में फॉर्मुलेशन करनी है, उसको इन्फोर्स करवाना है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं 4-3 आपको तजावीज देता हूं। सबसे पहले सर, बच्चों को नौकर बनाना कोई नहीं छोड़ेगा, ना ये बच्चे मर सकते हैं, इनको खाने की जरूरत है। ठीक है, मुकामी थाना जिस भी इलाके में है, जब एक बच्चे को वालिदैन किसी घर में आके नौकर करते हैं, उसका इंदराज कर लें कि फलां का बच्चा या फलां की बच्ची इस उम्र का इस घर में मुलाजिम है, ये उनके वालिदैन का शनाख्ती कार्ड है। और फिर एक सिस्टम थोड़ा सा स्क्रूटनी का बनाएं कि 2 महीने में एक दफा उस बच्चे के वेलफेयर के बारे में जाके पूछा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी क्या करें? अभी जो प्रेशर पुलिस की तरफ है और जो प्रोटोकॉल मुल्जिमान को दिया जा रहा है, उन पीरों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो फातिमा के वालिदैन है वो भी ये कह रहे हैं हमारी 2 बच्चियां अभी भी इन लोगों के पास ही हैं। उनको किस तरह से, उनको 4 बच्चियां अगर हैं तो उनको फिर किस तरह से बाजियाब कराया जाए? कोई हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इतनी ज्यादा एनजीओ हम सुनते हैं, कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा। बहुत ज्यादा बेसब्रे हैं, आप चाहते हैं कि एक दिन में यहाँ पे इनकलाब आ जाए। सर इस कौम में एक दिन नहीं, एक सदी नहीं, एक मिलेनियम में कभी इनकलाब नहीं आ सकता। हजूर वाला आप कहते हैं कि हम क्या करें? हम सिर्फ तमाशा देखें, सिर्फ तमाशा देखें और कुछ नहीं। सर पीर असद शाह साहब को एक तस्वीर के लिए सिर्फ बार्स के पीछे खड़ा करके तस्वीर लेकर उनके अपने ही कपड़ों में वो लगा दी गई, मीडिया खुश हो गया कि बिहाइंड बार्स चले गए। सर जाके प्रोटोकॉल देखें जरा उनको, और कभी प्रोटोकॉल खत्म हो सकता है? सर उस इलाके का SHO जो है, जिसने सारी बात सबसे पहले छुपाई, और उस इलाके का डॉक्टर जो DHQ का डॉक्टर, उसने कहा कि इसको तो गैस्ट्रो हो गया हुआ है, सर उनको तो इनामात दिए जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे ये शोर ना मचाते तो तब तक ये ना होता, मगर अफसोस सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया का शोर चंद रोजा है। सर ये अखबार की खबर की तरह है, तीसरे दिन ये खबर खत्म हो जाती है। मैं और आप यहाँ बैठे हुए ना, बुरा ना मानिएगा, चंद दिन पहले भी आपने मुझे यहाँ बुलाया था, और यकीन कीजिए ये मैं आपका एहसान नहीं मानता, ये अपनी जरूरत के लिए मुझे बुला रहे हैं, वरना मुझसे मोहब्बत नहीं है। हम ऑलमोस्ट हर दिन हम रिजवाना केस पर बात करते हैं। रिजवाना की नहीं, मैं एक और केस की बात करूं, उसको भुला चुके हैं। सर बहावलपुर में एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी होती थी। जी बिल्कुल, वो भी केस सामने आया था। क्या पिछले 15 दिन के अंदर 1 मिनट के लिए भी आपने इस मॉर्निंग शो में दोबारा जिक्र किया कि एजाज शाह का क्या बना, VC साहब का क्या बना, उन लड़कियों का क्या बना, कहां गया वो केस? सर वो केस ऐसे दबाया जमीन से गायब हुआ है कि उसका आप कोई जिक्र भी नहीं कर सकता, जिक्र भी नहीं कर सकता। तो हजूर वाला ये तो है हमारे मसाइल की जिंदगी और उसकी दौरान हयात, यानी कि चंद दिन की खबर, हा हा हु, ये वो मॉर्निंग शो, कुछ ट्वीट्स, कुछ मीम्स, कुछ ये वो, और फिर खत्म। हर चीज अपनी मौत खुद यहां मर जाती है। नहीं मरता इस मुल्क में तो सर खिबासत का ये सियासी निजाम नहीं मरता, ये गुर्बत और जहालत का फरेब नहीं मरता, और कुछ और लोग हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बीइंग अ नेशन, मैं ये चाहूंगा कि आप एक मैसेज जरूर कन्वे करें, क्योंकि हम हर चीज हुक्मरानों पर नहीं डाल सकते, हम हर चीज पुलिस पर नहीं डाल सकते, लेकिन बीइंग अ नेशन अब हमें क्या चाहिए कि हमारे भी बच्चे हैं तो लोगों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझना चाहिए। मैं पता है बताऊं आपको बात, मैं आखिरी बात एक छोटी सी करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं जो कलमकार हैं, जिस कदर वो मफलूज हो गए हैं, उनके कलम को तोड़ देना चाहिए। मुझे इस दफा 14 अगस्त पे किसी मॉर्निंग शो में बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आपने अच्छी, मैं कहा मेरे पास अच्छी बात करने के लिए नहीं, मैंने जाने से पहले सोचा, और चूंकि उन्होंने मुझे वहां बैन कर दिया और नहीं आने दिया, आप ही का एक चैनल है, मैं बताऊंगा आपको, तो मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी और मैं चाहता हूं कि यहाँ पढ़ के जाऊं और आप लोग भी सुने खुदा के लिए। इस वक्त जिस किस्म का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक पाकिस्तानी के दिल में है ना, 75-76 सालों में नहीं रही। मेरे कलम से तकाजा है मेरे यारों का, मेरे कलम से तकाजा है मेरे यारों का, आज आजादी का खुशी का कोई गीत लिखूं, आज आजादी का खुशी का कोई गीत लिखूं, इस बाजी में मताए दिल हार के मैं अपनी हर शिकस्त को आज जीत लिखूं। तुम ही कहो
खुद फरेबी से कहीं दिल को करार आता है? तुम ही कहो, खुद फरेबी से कहीं दिल को करार आता है? कागजी फूलों से कभी गुलशन पे निखार आता है? बादे सरसर को अगर कह भी दूं मौजे सबा, इससे मौसम तो नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल, बादे सरसर को अगर कह भी दूं मौजे सबा, जो मजबूर कर रहे हैं आप, इससे मौसम तो नहीं बदल जाएगा। खुदा का वास्ता है, जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, मैं दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ, सर खौफ का हथकंडा ना इस्तेमाल कीजिए। सर खौफ इतनी नफरत को जन्म दे रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खुदा के लिए जो आपके मुशीर हैं, जो आपको मशवरा दे रहे हैं, सर अवाम को खौफजदा करके आप अवाम के दिल में घर नहीं कर सकते। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, और जिनके लिए कह रहा हूं वो आप भी जानते हैं। सर मीडिया को डायरेक्टिव दे दे के आप मीडिया को बेजान कर सकते हैं, जानदार नहीं बना सकते। और खुदा के लिए आखिरी बात बता दूं, पीरों ने किया फातिमा के साथ, और जजों ने किया रिजवाना के साथ, और अरसलान के साथ किसने किया? पंजाब पुलिस ने। और किसके कहने पे किया? अब समझ आई? जिससे दाद रसी करनी है, अरे वो तो खुद कातिल है। दाद रसी करने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बीइंग अ नेशन हम जिस तरह से कोलैप्स कर चुके हैं, और जो एक फलाही रियासत का ख्वाब हम सब सोचते हैं, हम सब देखते हैं, वो कब पूरा होगा उसका हम सबको इंतजार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानियों की आलमी सतह पर कामयाबियों के हवाले से आए रोज़ बात करते हैं और आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम पैदा कर रहे हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और ये तसलसल अब देख रहे हैं कि बरकरार रह रहा है। वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान का नाम होगा। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन दिलावर खान सनान ने 77 किलोग्राम वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स ग्रैपलिंग इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम किया था। फाइनल में दिलावर खान अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त देने में कामयाब रहे। दिलावर खान नेशनल चैंपियन भी हैं और इसके अलावा आलमी सतह पर भी वो बहुत सारी कामयाबियां समेट चुके हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिलावर खान ने। दिलावर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद इस जीत पर। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स में सोने का तमगा जीतना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा है, बहुत प्राउड मोमेंट है पूरी कंट्री के लिए, मेरे लिए। तो यही अब किसी को मौका होता है बहुत अच्छे बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल आना, तो बहुत ठीक है। तो दिलावर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि अच्छा दिलावर, हैंड फ्री ज़रा अपने पास कर लीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक से हमें नहीं आ रही। तो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। जी जी। काफी टफ फाइट थी। दिलावर, जो उसका माइक है ना, वो आप अगर कैरी कर लेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। जी, अब बोलिएगा। यही कह रहा था मैं आपसे कि अमेरिका से मेरी फाइनल फाइट थी और काफी टफ फाइट थी मेरी अमेरिका के साथ, और उसका होम ग्राउंड था और उसको होम क्राउड की सपोर्ट हासिल थी। काफी टफ फाइट रही एंड तक, बिल्कुल उसको एंड में जाके मैंने विन की, तो एक अलग ही फीलिंग थी। इसको काफी मजा आया इससे बाहर। ठीक है। और पाकिस्तान में तो हम यही देखते आए हैं कि मार्शल आर्ट्स पर ज्यादा फोकस नहीं है, ज्यादा तवज्जो नहीं है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है? और साथ ही साथ माइक को थोड़ा सा और करीब कर लीजिएगा, आवाज आपकी बेहतर हो जाएगी। तो पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स को इतनी सपोर्ट पहले नहीं थे, लेकिन अब बहुत सपोर्ट है। जैसे कि अभी आप नोट करें, मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत सारे एथलीट्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, बॉक्सर्स आ रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड इसका जो फेम आप कह लें मिक्स मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा है। तो जिज्युत्सु के जो एथलीट्स हैं या आप कह लें किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में सारे मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर जो है अभी बहुत अच्छा है मिक्स मार्शल आर्ट्स का, यानी मार्शल आर्ट्स का। ठीक है। तो आप तो पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन भी हैं। मुकाबले के लिए आपको क्या लगता है, फिर कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी और कितनी डिफरेंट थी वो तैयारी? तैयारी तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कि नेशनल लेवल भी एक अच्छा लेवल होता है। पाकिस्तान के नेशनल एथलीट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग एथलीट्स, उनको बीट करना तो आसान, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान की विन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपकी कितनी मदद इसमें की? क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर खिलाड़ियों को ये शिकवा ही रहता है कि जो हुकूमत है या स्पोर्ट्स बोर्ड है वो उनकी किस हवाले से मदद नहीं करती। जो खिलाड़ी हैं वो अपने ओन पर ही जाते हैं बाहर के ममालिक में,
अपने ओन पर टिकट लेते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं? जी दिलावर, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा था कि स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से आपको कितनी मदद फराहम की गई? आमतौर पर खिलाड़ियों को शिकवा रहता है कि उनकी मदद कोई नहीं करता। स्पोर्ट बोर्ड के हमें थ्रू आउट द ईयर कैंप्स लगे होते हैं, हमें प्रॉपर डाइट प्रोवाइड हो रही है स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही होती है, कोचिंग। लेकिन इस इवेंट के हवाले से मैं ये बताऊँगा कि सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं कंट्री के इस वक्त, तो इस इवेंट के हवाले से सपोर्ट नहीं थी। वैसे थ्रू आउट द ईयर उनके कैंप्स लगे होते हैं, प्रॉपर सपोर्ट होती है थ्रू आउट द ईयर, ट्रेनिंग और डाइट के हवाले से प्रॉपर। ठीक है, तो अभी मजीद कौन से ऐसे मुकाबले हैं जिनमें आपने शिरकत करनी है, और वर्ल्ड ओलंपिक में भी क्या आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हमें नजर आएंगे? फ्यूचर में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। बहुत सारे आगे गेम्स आ रहे हैं और एशियन गेम्स आ रहे हैं, एशियन इंडोर गेम्स आ रहे हैं, तो इरादा है मेरा डिफरेंट इंटरनेशनल नुमाइंदगी करने का और पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिलावर खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पाकिस्तानियों की जीत उन्होंने हमारे नाम की है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि इस साल जो एप्पल के आईफोन है, आईफोन 15 सीरीज़, उसका काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है और ये फ़ोन्स काफ़ी हद तक जो गुज़श्ता साल के मॉडल्स हैं, ये कहा जा रहा है कि उनसे मुख्तलिफ होंगे। और इसकी वजह यह है कि जो नए आईफोन्स हैं उसमें कई तब्दीलियाँ किए जाने का इम्कान है, जिनके बारे में अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लीक्स का सिलसिला भी जारी रहता है, जैसे कि USB-C चार्जिंग पोर्ट से लेकर जो कैमरा सेटअप है और जो दीगर फीचर्स हैं, इनके बारे में जो लीक्स हैं वो गुज़श्ता महीनों में सामने आई हैं। एप्पल की जानिब से हर साल सितंबर में नए आईफोन्स को मुतारिफ़ करवाया जाता है और आईफोन 15 सीरीज़ को भी सितंबर में ही मुतारिफ़ कराए जाने का इम्कान है। और दर हकीकत जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये जो सीरीज़ है ये 12 या 13 सितंबर को मुतारिफ़ करवाई जा सकती है। और इस साल जो तमाम आईफोन्स के डिस्प्ले हैं, ये कहा जा रहा है कि वो डायनामिक आइलैंड डिज़ाइन उनमें मौजूद होगा, जो कि गुज़श्ता साल आईफोन 14 प्रो मॉडल्स तक ही महदूद था। तो आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स 6.1 इंच, जबकि आईफोन 15 जो 15 प्लस है और 15 प्रो मैक्स होगा वो 6.7 इंच का उसमें डिस्प्ले दिया जाएगा। जबकि एक लीक में ये भी बताया गया है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स के जो फ्रंट डिस्प्ले हैं उनके किनारों की जो पट्टी है या जिसको हम बेजल कहते हैं, इस वक्त जो मार्केट में जितने भी फ़ोन्स मौजूद हैं वो उसके मुकाबले में सबसे कम होंगे। आईफोन 15 प्रो मैक्स में जो बेजल का हुजम है वो महज 0.06 इंच होगा। और आईफोन 15 के कैमरा सेटअप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि प्रो मैक्स में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा लेंस मुतारिफ कराया जाएगा और इस तरह का जो कैमरा लेंस है ये ज़्यादा बेहतर ऑप्टिकल रूम में मदद फराहम करता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा 6 ऑप्टिकल जूम की सलाहियत से भी लैस होगा। और फिर ये दावा भी किया जा रहा है कि इस बार जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा, जो कि एप्पल की तारीख का सबसे ताकतवर कैमरा सेंसर होगा। USB-C चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो उसकी आमद ये वो तब्दीली है जिसके बारे में अफवाहें कई बरस से हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं, मगर 2023 में ऐसा हकीकत में होने वाला है। ये 11 साल बाद पहली बार होगा जब एप्पल की जानिब से आईफोन्स में ऐसी तब्दीली की जाएगी। और रैम पावर की अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो प्रो मॉडल से पिछले उसमें रैम 6 GB से बढ़ाकर अब ये कहा जा रहा है कि 8 GB कर दी जाएगी, जबकि जो उसका एक नया A17 बायोनिक प्रोसेसर है वो इन डिवाइसेस का हिस्सा होगा। फिर इस साल कुछ नए आईफोन्स की कीमत में इजाफे का इम्कान भी बताया जा रहा है और ज़्यादा इम्कान यही है कि आईफोन 15 की जो कीमत है वो गुज़श्ता साल के मॉडल जितनी होगी, लेकिन जो प्रो मॉडल्स होंगे वो ज़रूर महंगे हो सकते हैं। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि कीमत में कितना इजाफा किया जाएगा, लेकिन जो मुख्तलिफ लीक्स हैं उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो आईफोन 15 प्रो होगा या 15 प्रो मैक्स होगा उसकी कीमत में कम अज़ कम भी $100 का इजाफा किया जा सकता है। और अगर हम आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें पाकिस्तान में, जब हम ये देखते हैं कि वो PTS से अप्रूव भी हो तो फिर 4 से 4.25 लाख या 4.5 लाख के दरमियान उसकी प्राइस बताई जा रही है। तो उस हिसाब से अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर हम बात करें, 15 प्रो मैक्स की बात करें, तो 40 से 50 हज़ार रुपये का जो एक डिफरेंस है वो हमें देखने में मिल सकता है। तो पाकिस्तान में तो हमें बड़े हाई प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। पहले इम्पोर्ट का इतना फ़र्क है, डॉलर प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं। उसके बाद जो PTA की एक फ़ीस है वो बड़ी तगड़ी फ़ीस है जिससे लोग काफ़ी तंग हैं, लेकिन मजबूरन फिर उन्हें अपने फ़ोन PTA अप्रूव करवाने पड़ते हैं।
तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान में जब आईफोन 15 होगा उसकी प्राइस यहाँ पर क्या होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, वायरल वीडियो आपके साथ एक शेयर करते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। सऊदी अरब में एक ऊँटनी की अपने मालिक से मोहब्बत की वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इस वक्त वायरल हुई है। अरब मीडिया का यह बताना है कि ऊँटनी ने सोते हुए अपने मालिक को गले लगाया है और कुछ देर तक वो इसी तरह उससे मोहब्बत का इजहार करती रही है। सऊदी अरब में वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अरब मीडिया के मुताबिक ऊँट हमेशा से अपने मालिकान के साथ वफादारी और अपनी याददाश्त की मजबूती के हवाले से जाने जाते हैं और ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर था प्यार का जो कि बहुत वायरल हो रहा है। बड़े लोगों की जानिब से इवेंट भी किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जुमा मुबारक।